वेलकम टू माय चैनल इकरा स्टडी गाइडेंस पे। बच्चों, आज मैं इंटरमीडिएट का जो ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इंटर के बच्चों की रिकमेंड थी कि सर हाई स्कूल की वीडियो तो ग्रामर में आप बना रहे हैं लेकिन इंटर का नहीं बना, तो उन लोगों की रिकमेंड ये थी कि सर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दीजिए चैनल पे। तो बच्चों, आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान जो है इस पर लगाएं और समझने की कोशिश करें। बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। बच्चों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ वाक्य का स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट में बदलाव आना चाहिए। अब जो वाक्य का स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है, इसके लिए वाक्य के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप वाक्य के अर्थ को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप वाक्य की बनावट में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब जिस तरह का ग्रामर में बहुत से डिफरेंट टाइप के भिन्न भिन्न तरह के वाक्य आपको मिलेंगे और उन भिन्न भिन्न तरीके के वाक्यों को बदलने के भिन्न भिन्न अलग अलग नियम हैं। इसमें सबसे पहला जो है वाक्य का स्ट्रक्चर आपको जो मिलेगा वो एडवर्ब टू के साथ बना हुआ वाक्य मिलेगा। तो एडवर्ब टू के साथ बना हुआ वाक्य भी आपको दो तरह का मिलेगा मुख्यतः। एक वाक्य आपको ऐसा मिलेगा जिसमें एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद जो है इन्फिनेटिव होगा, और एक ऐसा मिलेगा कि जो एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद जो है इन्फिनेटिव नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद तो ये मुख्य है और इसके और भी कई प्रकार है। मैं सबकी चर्चा धीरे धीरे करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वाक्य का स्ट्रक्चर हमारा इस तरह हो कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और एडवर्ब टू हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो और उसके बाद इन्फिनेटिव हो। इन्फिनेटिव हम उस वर्ब को कहते हैं जब हम किसी फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे गो है, टू गो, टू कम, टू ईट, टू लाफ, टू सिंग, टू स्विम, टू राइट, टू लिसन, टू हियर, टू सीट। इस तरह के जो भी वर्ब हैं, कहने का मतलब ये कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पहले टू लगाते हैं तो ऐसा जो वर्ड बनता है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है। बच्चों, दो तरह के वर्ब होते हैं, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब तो बिल्कुल फिक्स होता है टेंस के हिसाब से, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, जीरंड है, इस तरह के आएंगे। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो आप समझेंगे। यहाँ ये समझिए, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा देना। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार का वाक्य मिले कि उसमें सब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद वर्ब हो, फिर एडवर्ब टू हो और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव हो, तो इसको हम कैसे जो है उसमें से एडवर्ब टू को हम उसको जो है रिमूव करेंगे। बच्चों, ये अब ध्यान दीजिएगा कि जो इस तरह का स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं कि जैसे कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एडवर्ब टू हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, उसके बाद इन्फिनेटिव हो, ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। और कैसे करेंगे इसको समझिए। देखिए, ऐसे वाक्यों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम टू की जगह पे सो लगा देंगे, SO, और जो एडजेक्टिव है उसको हम उसी तरह लिखेंगे। फिर उसके बाद हम डैट लगाएंगे, डैट अपने पास चलाएंगे, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट पहले से जो चल रहा है उसके अनुसार हम सब्जेक्ट लाएंगे, और कैन नॉट वर्ड जो है हम अपने पास से लाएंगे, और जो वर्ब उसके बाद लिखी हुई है, जो शब्द लिखा हुआ उसको हम लिख देंगे। जैसे हमारा वाक्य था कि ही यूज टू ओल्ड, वो इतना वृद्ध है, टू रन फास्ट, कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। तो इसको हम बनाएंगे ही इज सो ओल्ड दैट
ही कैन नॉट रन फास्ट। फिर एक एग्जाम्पल और देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ही इज टू वीक टू मूव। अब देखिए यहां पे टू आया हुआ है, तो टी डबल ओ टू के स्थान पे हम सो लाएंगे, और जो वर्ड हमारा पहले लिखा वैसे लिखेंगे, ही इज सो वीक। इसके बाद डैट लाएंगे तो डैट लिखेंगे, और उसके बाद ही यहां आया है तो यहां भी हम डैट के बाद ही लाएंगे, और कैन नॉट अपने पास से लिख करके फिर मूव लिखेंगे। तो हमारा वाक्य का आंसर बनेगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपका है कि ही इज टू प्राउड टू बेक। इसको हम कैसे बदलेंगे? हम इस तरह बदलेंगे, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेक। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर आपका हुआ कि अगर हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि उसमें जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब टू है, और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव है, तो हम इसको जो है इस तरह से कैसे बदलेंगे? टू की जगह पे सो लिखेंगे, और सो के बाद जो है जो हमारा एडजेक्टिव है वो लिखेंगे, और एडजेक्टिव के बाद फिर हम डैट लाएंगे, और डैट के बाद हम जो सब्जेक्ट पहले दिया है, अगर ही दिया है तो यहाँ भी ही लाएंगे, अगर वहाँ शी दिया है तो शी लाएंगे, अगर वहाँ पर कोई निर्जीव वस्तु है तो इट लाएंगे। इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो अंशब्द है लिख देंगे। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि कुड नॉट हम कब लाएंगे? अगर हमारे वाक्य में पहले से वास लगा हुआ है। जैसे आपका वाक्य हो कि ही वाज सो ओल्ड टू रन फास्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ही वाज, जैसे आपका वाक्य ही वाज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ही वाज लगा है, उसके बाद एडवर्ब टू है, ही वाज टू ओल्ड टू रन फास्ट, तो हम लिखेंगे ही वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे है कि शी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ठीक है, तो हम लिखेंगे शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट सिट प्रॉपरली। एक एग्जाम्पल और देख लें आप कि आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन। क्या होगा? टू की जगह पे सो लगा देंगे, और उसके बाद डैट आएगा, तो आई एम सो बिजी डैट आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। तो अटेंड द फंक्शन ये होगा। इसके अब बच्चों हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका वाक्य पास्ट टेंस में हो तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे माई ब्रदर वाज टू वीक। अब यहां देखिए माई ब्रदर के बाद वाज आ गया, माई ब्रदर वाज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, तो हम लिखेंगे माई ब्रदर वाज सो वीक दैट ही कैन नॉट कैरी द बॉक्स। ये हुआ आपका। यहां तो अब एक बात आपने समझ में आ गई कि अगर हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि सब्जेक्ट है, फिर इज या वाज के साथ कोई वर्ब है, या उसके बाद हमारा जो एडवर्ब टू है, फिर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद फिर इन्फिनिटिव है, तो हम इसको किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि अगर हमारे वाक्य का कर्ता निर्जीव है, ठीक है, या इट का प्रयोग हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त और उस वाक्य में फॉर मी मिल जाए, फॉर हिम मिल जाए, फॉर अस मिल जाए, फॉर देम मिले, तो हम ऐसे वाक्य को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? फिर से सुन लीजिए। अगर वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट का प्रयोग हो, ठीक है, और उसमें फॉर मी आया हो, फॉर हिम आया हो, फॉर अस आया हो, फॉर देम आया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? जैसे एग्जाम्पल समझिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखिए यहां पर ट्री निर्जीव है, और यहां पर जो है हाई के बाद फॉर मी आया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद टू क्लाइंब लिखा हुआ। तो अब इसको हम इस तरह बदलेंगे कि हम टू की जगह पे सो लिख देंगे, और यहां पर फॉर मी की जगह पे आई आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर हिम रहेगा तो ही आ जाएगा, फॉर अस रहेगा तो वी आ जाएगा, फॉर देम रहेगा तो दे आ जाएगा। इसका ख्याल रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा
द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम। एक एग्जाम्पल और देखिए, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए फॉर हिम आ गया, ये प्रोनाउन है हिम, इसका सब्जेक्टिव रूप ही होता है और इसका ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है। उसी तरह मी का सब्जेक्टिव रूप जो हो आई होगा और उसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, मी होगा। अब देखिए, तो आपका वाक्य है कि इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम इसको सॉल्व करेंगे कि इट वाज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने ही के बाद कुड हम यूज किए हैं। कुड इसलिए यूज किए हैं कि हमारा जो पहला क्लास है उसमें वास आया हुआ। जब पहले क्लास में वास आएगा तो डैट वाले क्लास में फिर हमारा क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। अगर पहले क्लास में कैन है तो डैट वाले क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्लास में अगर इज है तो डैट वाले क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले क्लास में इज आर एम आया हुआ है तो हम डैट वाले क्लास में कैन नॉट लगाएंगे। अगर पहले क्लॉज में वाज वर आया है तो डैट वाले क्लॉज में हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, अब यहां पर आपने दो नियम समझ लिया। एक तो वाक्य का स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई सजीव है और उसका स्ट्रक्चर है कि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव है, तो हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ये सीखा। दूसरा आपने ये सीखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट निर्जीव है या इट का प्रयोग है और उसमें हमारे एडजेक्टिव के बाद फॉर मी आया है या फॉर हिम आया है या फॉर अस आया है या फॉर देम आया है, तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये चीज मैंने आपको यहां पर बताया। बच्चों, एक स्टेप इसमें यह भी मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपका वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बदला हुआ वाक्य, जो ट्रांसफॉर्म किया हुआ वाक्य है, वो भी पैसिव वॉइस में ही होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। अब आप कैसे जानेंगे कि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस की पहचान है कि उसमें बी लगा होगा और बी के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लगा होगा। जैसे ये वाक्य है, द हाउस इज टू कॉस्टली, यानी टू कॉस्टली हो गया, इसके बाद से टू बी परचेज, बी के बाद परचेज वर्ब है और थर्ड फॉर्म में, तो इसका हम जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी हमारा पैसिव वॉइस में होगा और इस तरह होगा कि द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। देखिए, निर्जीव वस्तु है हाउस, इसलिए इसके लिए कर्ता हमारा क्या आया हुआ है, डैट के बाद इट आया हुआ है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अब इसमें आपको एक चीज, कुछ एग्जाम्पल आप और देख लें इसमें। जैसे द बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड। ठीक है, आप इसको बनाएंगे द बुक इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी रीड। देखिए, इसमें एक चीज समझना है आपको कि जब हमारा कर्ता निर्जीव चीज होगा और उसके साथ अगर हम अगले क्लास में यानी डैट के बाद अगर हम वन लिखेंगे, तब तो हमारा जो अगला वाक्य जो बनेगा डैट के साथ वो एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन अगर हम इट का इस्तेमाल करेंगे तो पैसिव वॉइस में बनेगा। जैसे ये देख लीजिए, द बुक इज टू डिफिकल्ट, ये बुक निर्जीव है और इसमें टू रीड लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इट का प्रयोग अगर करेंगे तो ये पैसिव में जैसे बन गया, द बुक इज सो डिफिकल्ट दैट। अब दैट के बाद देखिए, अगर हम वन लाते तो वन अगर लाएंगे तो हमारा हो जाता है वन कैन नॉट रीड, लेकिन यहाँ पर आया है इट, तो इसके साथ पैसिव बी लग जाएगा, इट कैन नॉट बी रीड। अगर निर्जीव वस्तु में डैट के बाद जो सब्जेक्ट ला रहे हैं वो इट आएगा तो हमारा पूरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है। एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि द सम वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है, ये देखिए, द सम यानी क्वेश्चन, ये क्या है, निर्जीव है। अगर हम इसके साथ इट लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव बनेगा। तो द सम वाज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व। ठीक है, ध्यान रखिए, बी के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब आती है। ठीक है ना।
तो अच्छा, अब आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि अगर आपका वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एडवर्ब टू हो और एडजेक्टिव हो, उसके बाद कोई शब्द ना लिखा हो, ठीक है, कोई शब्द ना लिखा हो, इन्फिनिटिव ना लिखा हो, ना कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ एडजेक्टिव बात समाप्त हो। जैसे ही इज टू वीक, बस यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक एडवर्ब टू है, और उसके बाद एडजेक्टिव, फिर कुछ नहीं लिखा। इसको बनाने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर टू के लिए मोर का वर्ड लाएंगे। ही इज मोर वीक देन ही शुड बी, ठीक है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बना देंगे वीक को, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ही इज मोर वीक देन हम लाए हैं, मोर और देन इसलिए आया है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको बना रहे हैं। उसके बाद ये ही के अनुसार हम देन के बाद ही लाएंगे और शुड भी अपने पास से लिखेंगे, ठीक है। एक तरीका इसका और है कि हम देन के बाद इट इज प्रॉपर भी लिख सकते हैं, जैसे ही इज मोर वीक देन इट इज प्रॉपर, ठीक है, ये इसका नियम है। तो बच्चों, ये आज हमने आपको 3 तरह के वाक्य को बनाने का तरीका बताया। अभी इसमें 1-2 नियम और हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को और ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।